दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड सीआईडी एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसा कि आजकल हम पेपर थर्ड पर बात कर रहे हैं, पेपर है हमारा थर्ड और यूनिट है हमारा आज का यूनिट 2.1, यानी कि पेपर थर्ड का यूनिट 2.1 करेंगे। ठीक है, जिसमें हम जानेंगे स्टेजेस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के चरण। ठीक है, पेपर थर्ड से आज का टॉपिक रहेगा यूनिट 2.1 से स्टेजेस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के चरण। तो दोस्तों इसमें 4 प्रकार के सीखने के चरण दे रखे हैं। कौन कौन से? एक्विजिशन, मेंटेनेंस, फ्लुएंसी, जनरलाइजेशन। ठीक है, इन चारों को समझेंगे क्या है। देखिए दोस्तों, जब टीचिंग के लिए, जब हम सबसे पहले किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी छात्र को हम शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर हमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि हमें सिस्टमैटिक करनी होंगी। तो सबसे पहले अगर आता है तो स्टेजेस ऑफ लर्निंग, सीखने के चरण कौन कौन से, यानी कि किस प्रकार से हम बच्चे को कोई भी चीज सिखा सकते हैं। ठीक है ना, या बच्चा कैसे कैसे सीखता है, उन चीजों का हमें अनुकरण करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे कि सीखने के 4 चरण दे रखे हैं। पहला दे रखा है उन्होंने एक्विजिशन, जिसको हम कहते हैं अर्जन करना, यहां लिखते हैं। ठीक है, अर्जन करना। ठीक है, अर्जन करना, एक्विजिशन, अर्जन करना। अब अर्जन करके, यानी कि अर्जन करने का मतलब होता है दोस्तों, सरल भाषा में बात करें तो ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब है हमने कोई भी चीज जैसे कि ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोले, हम अपने वातावरण में रहकर क्या किसी चीज को सीखते हैं? नहीं, अर्जन करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि बच्चा जब बोलना सीखता है तो सबसे पहले अपने वातावरण में रहकर भाषा का अर्जन करता है, उसको ग्रहण करता है। ठीक है ना, यानी कि वो सीख रहा है अपने वातावरण में रहकर, क्योंकि सीखना हो गया आप किसी भी चीज का प्रयास कर रहे हैं प्रभाव के साथ, तत्परता के साथ। ग्रहण करना हो गया कि आप बिना किसी उद्देश्य के कहीं भी सीख रहे हैं, देख कर सीख रहे हैं। ठीक है ना, दूसरे को व्यवहार को देख कर सीख रहे हैं एक तरीके से, तो वो ग्रहण करना यानी कि अर्जन करना। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा? अर्जन करेगा। ठीक है, अपने वातावरण में रहकर दूसरों को देखकर, दूसरों के व्यवहारों को देखकर उसकी नकल करके, ठीक है ना, उसको अनुकरण करके वे वातावरण में हो रही क्रियाओं का क्या करेगा? अर्जन करेगा, यानी कि ग्रहण करेगा। ठीक है, दूसरा है दोस्तों मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है सतत बनाए रखना, सतत बनाए रखना। ठीक है, सतत बनाए रखना एक तरीके से, ठीक है ना, किसी भी चीज को बनाए रखना, सतत रखना, सतत रूप से बनाए रखना, यानी कि आगे तक वह क्या हो? मेंटेनेंस रखना। किसी चीज को हम मेंटेनेंस करते हैं, कोई भी सीख लेते हैं, हम अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं लेकिन उसको मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि सतत बनाए रखते हैं। फिर तीसरा है दोस्तों फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब है यहाँ पर लयबद्धता, लयबद्धता। फ्लुएंसी यानी कि लयबद्धता। ठीक है, निपुणता भी बोल सकते हैं हम फ्लुएंसी को, और लयबद्धता भी बोलते हैं। निपुणता एक शब्द क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए लिखा हुआ, तो यहाँ लिख देते हैं निपुणता। ठीक है, लयबद्धता या निपुणता। निपुणता यानी कि किसी चीज में निपुणता प्राप्त कर लेना, है ना, शुद्धि के रूप में किसी चीज में निपुणता प्राप्त कर लिया, यानी कि लयबद्धता होगी, यानी कि हमेशा उसके साथ चलती रहेगी या हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो गई, तो निपुणता हो गई। एक तरीके से मैंने निपुणता प्राप्त कर ली किसी भी डिप्लोमा को करके ना। फिर है दोस्तों चौथा है, इसका चरण है जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यकरण। क्या है? सामान्य सामान्यकरण या स्थानांतरण, दोनों में एक कोई भी चीज आ सकता है लिखा हुआ एग्जाम में। ठीक है, तो ये 4 चरण हो गए हमारे स्टेजेस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के कितने हैं? 4 चरण हैं। पहला है अर्जन करना या ग्रहण करना, दूसरा है सतत बनाए रखना या अनुवीक्षण भी बोलते हैं, ठीक है ना, फिर है लयबद्धता या निपुणता, चौथा है हमारा सामान्यीकरण। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम इनका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, जैसे अर्जन करने का, सतत बनाए कर रखने का मतलब है दोस्तों किसी चीज को मेंटेन रखना है, जरूरत आने पर उसको हम करेंगे, सतत बनाए रखना है हमने उसको। ठीक है, बारी बारी करते रहना है, सतत बनाए रखना है। लयबद्धता का मतलब है किसी भी चीज में शुद्धता रूप से हमने निपुणता पा लेना। जनरलाइजेशन का मतलब है किसी भी सीखी हुई क्रिया को, प्रतिक्रिया को विभिन्न परिस्थितियों में करना बिना किसी सहायता के। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा एक्विजिशन, यानी कि अर्जन करना या ग्रहण करना। ठीक है ना, इसका मतलब है अर्जन
अर्जन करना या ग्रहण करना। अब इस अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है वो हमें पता करना है कि हमने बच्चे को, बच्चा एक्विजिशन के स्टेज पर है, फर्स्ट स्टेप है उसका, स्टेज है, तो वह कैसे सीखेगा। यानी कि पहली बार जब बच्चे को हम कोई भी प्रशिक्षण दे रहे हैं और वह सीख रहा है, तो पहला हमारा जो चरण होगा एक्विजिशन यानी कि ग्रहण करना या अर्जन करना, ठीक है। इस अवस्था के दौरान बच्चा पहले जिस कार्य को नहीं कर पाता था, यानी कि जब बच्चा स्टार्टिंग में हम कोई भी कार्य सिखा रहे हैं उससे पहले वह जिस कार्य को नहीं कर पाता था, अतः नए कार्य को वह इस अवस्था में सीखता है। एक्विजिशन में वह किसी भी नए कार्य को सीखता है, जैसे कि चाहे वो देखकर सीखे, नकल करके सीखे, ठीक है ना, वह उस कार्य को सीखता है ग्रहण करने में या अर्जन करने में वह जो उसको पहले से नहीं आता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे को नए कार्यों से परिचित कराया जाता है। किससे? एक्विजिशन स्टेजेस जो है इसमें नए कार्य से बच्चे को परिचित कराया जाता है। इसकी निम्नलिखित 5 विधियां हैं, यानी कि कोई भी कार्य हम सिखा रहे हैं तो इसके 5 मेथड है, 5 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं दोस्तों? सबसे पहले कह रहे हैं नकल करना। नकल करने इसकी विधि है, मतलब नकल करने का मतलब हो गया पहले कोई भी शिक्षक उसको करके दिखाएगा और बच्चा उसकी नकल करेगा, ठीक है ना, कॉपी करेगा। अब वहां पर ये कॉपी का मतलब नहीं हो गया कि आप राइटिंग दे रहे हैं, पहले टीचर ने कर दिया उसके बाद राइटिंग में तो नहीं आएगा, ना रीडिंग में आएगा। लेकिन हाँ, कोई भी एक्टिविटी अगर हम बच्चे को दे रहे हैं, मान लीजिए पासिंग द बॉल करा रहे हैं गेम में, ठीक है ना, तो पहले टीचर करके दिखाएगा कि आप ऐसे पास करो, तो उसके बाद वह उसको कॉपी करेगा, ठीक है, नकल करेगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों साथ साथ कार्य करना, यानी कि साथ साथ करने का दूसरी विधि में हम दूसरे मेथड में बच्चे को सिखाएंगे। एक तरफ टीचर ने बॉल उठाई, ठीक है ना, दूसरी जब स्टूडेंट उठाएगा उसको, तो बच्चा उसको क्या करेगा, छात्र उसको कॉपी करेगा, ठीक है ना, साथ साथ करना। फिर है अनुकरण करना, इमिटेट करना। इमिटेट करने का मतलब होता है कि अगर कोई भी शिक्षक छात्र को सिखा रहा है तो शिक्षक जब किसी कार्य को कर रहा है उसके व्यवहार को देखकर छात्र क्या करेगा, इमिटेट करेगा, उसको अनुकरण करेगा, यानी कि देखे हुए व्यवहार को वह नकल अनुकरण कर रहा है, उसके पीछे पीछे कर रहा है। पहले शिक्षक कर रहा है, उसके बाद छात्र सीख रहा है। निर्देश देना, ठीक है ना, चौथा है इसका निर्देश, इंस्ट्रक्शन, यानी कि टीचिंग के टाइम टीचर जो होगा इंस्ट्रक्शन कर रहा है और बच्चा उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, उस शब्दों को सुनकर वह किसी भी क्रिया में प्रतिक्रिया अपनी दिखा रहा है। 5वां है दोस्तों परीक्षा, यानी कि उसका एग्जाम, यानी कि जितनी भी क्रियाएं उन्होंने सिखाई हैं उस समय पर बिना किसी सहायता से उस क्रिया का परीक्षण होगा, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा बिना किसी सहायता के। तो ये 5 विधियां थी हमारी किसकी, एक्विजिशन की, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों दूसरा मेंटेनेंस, यानी कि सतत बनाए रखना। मेंटेनेंस का यहाँ पर होगा सतत बनाए रखना। सतत बनाए रखने में जब ये दूसरा स्टेज आ रहा है यहाँ पर, इस अवस्था में बच्चे के शिक्षण समाप्त हो जाने के बाद भी उसे आत्मनिर्भर रूप से कार्य करने के योग्य बना दिया जाता है। यानी कि सेकेंड स्टेज तक आते आते क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे शिक्षण समाप्त हो, यानी कि बच्चे का शिक्षण जब समाप्त हो जाता है, टीचिंग जब उसकी खत्म हो जाती है, एक्टिविटी जब उसकी खत्म हो जाती है, उससे आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी कि आत्मनिर्भर रूप से कार्य करने के योग्य बना दिया जाता है। यानी कि उस एक्टिविटी को तब तक कराया जाता है जब तक कि बच्चा इंडिपेंडेंट कार्य नहीं कर पाए, ठीक है। इससे बच्चा क्रिया के संबंधित जो कुछ भी सीखता है उसे याद रखता है, यानी कि उसको इतना एबल करती है कि जो भी कुछ उसने किया है एक्टिविटी में उसको वह क्या करेगा, याद कर लेगा। सतत बनाए रखने की विधियां, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, केवल बच्चा किसी भी कार्य को तब तक सीख रहा है, एक तरीके से शेपिंग दे रहे हैं, तब तक सीख रहा है जब तक बच्चा उस कार्य को सीख ना जाए, और सीखने के बाद क्या कर रहा है, वह इस तरीके से कराते हैं कि ताकि वह बच्चा उसको याद रख सके, यानी कि सतत बनाए रखे। सतत बनाए रखने की विधियां कौन कौन सी है, समय समय पर अभ्यास कराना, यानी कि किसी भी कार्य को जब हम सिखा देते हैं, यहाँ पर हम अपने स्पेशल चिल्ड्रंस की बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, तो क्या वे किसी कार्य को सीखते हैं और उसके बाद तुरंत भूल जाते हैं, यानी कि कुछ समय बाद भूल जाएंगे, 2 घंटे बाद भूल जाएंगे या 1 दिन बाद भूल जाएंगे, तो उनके साथ ये परेशानी होती है, जिसमें हम मेंटेनेंस करने के लिए उनको क्या कर सकते हैं
किसी भी सिखाए गए कार्य को समय समय पर उसकी प्रैक्टिस कराएंगे या अभ्यास कराएंगे। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं नई क्रिया सीखने से पहले पुरानी क्रिया कराना, यानी कि जब हम बच्चे को कोई नई क्रिया सिखाएंगे या न्यू एक्टिविटी कराने से पहले हम उसको जो पुरानी एक्टिविटी थी हम उसको पहले दोहराएंगे, यानी कि उसको पहले कराएंगे ताकि कहीं ये आगे की सीखने की बजाय पीछे का ना भूल जाए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं क्रिया को दोहराते रहना, यानी कि समय समय पर हम विभिन्न प्रकार की क्रिया उन बच्चों को कराते रहेंगे या बच्चों के साथ दोहराते रहेंगे ताकि पीछे का ना भूल जाए वो। ठीक, फिर कह रहे हैं क्रियाओं को स्मरण करने की क्षमताओं को बढ़ाना, यानी कि स्मरण का मतलब होता है दोस्तों याद रखना। ठीक है ना, स्मरण का मतलब होता है कि पुनः याद आ जाए उनको या स्मरण आ जाए। ठीक है ना, उनकी मेमोरी को बढ़ाना। ठीक है, तो क्रियाओं को स्मरण करने की क्षमताओं को बढ़ाना, यानी कि ऐसी एक्टिविटी प्लान करेंगे हम, इस तरीके से अपना एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे कक्षा का कि जिसमें क्रियाओं को स्मरण करने की क्षमता बढ़ सके। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेंटेनेंस। उसके बाद तीसरा आता है हमारा फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या है, यानी कि लयबद्धता। फ्लुएंसी का मतलब है लयबद्धता या फिर निपुणता पाना। ठीक है ना, लयबद्धता का मतलब है किसी चीज को लय में रखना उसको, यानी कि किसी भी समय किसी भी स्थिति में परिस्थिति में या वातावरण में। तो लयबद्धता या निपुणता, यानी कि किसी भी कार्य की शुद्धता रूप से निपुणता पा लेना। ठीक है ना, तो इसके दो अर्थ हैं, एक तो लयबद्धता आपको मिलेगा लिखा हुआ और दूसरा मिलेगा निपुणता। देखिए, इस अवस्था में बच्चा सीखे गए कार्य को कितनी शुद्धता से करता है उसका परीक्षण किया जाता है। अब यहाँ पर सिखाया कुछ नहीं जाता है फ्लुएंसी में, जब फ्लुएंसी स्टेज पर जब आता है बच्चा तो वहां पर उसको सिखाया कुछ नहीं जाता है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि बच्चा किसी भी कार्य को कितनी शुद्धता के साथ कर पा रहा है। ठीक है, अर्थात किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए, सुचारू का मतलब वही हो गया कि क्या करना है, लयबद्धता, यानी कि लय में रखना है उसको, फ्लुएंसी के साथ रखना है, सुचारू रूप से करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है यहाँ पर, जिससे बच्चा समय पर और सही कार्य कर सके, यानी कि उसको ये परीक्षण दिया जा रहा है कि इस कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए, जिससे कि बच्चा समय पर सही समय पर और सही कार्य कर सके। यानी कि वो ये कह रहे हैं फ्लुएंसी के स्टेज पर वे बच्चों को ये प्रशिक्षण देते हैं ताकि कि बच्चा क्या है किसी भी कार्य को सही समय पर कर सके। सही समय का मतलब है वह किसी भी समय पर अगर कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा है टाइम के अनुसार उसको खत्म करे। ठीक है, टाइम के अनुसार उसको मेंटेन रखे और टाइम के अनुसार सही रूप से प्रदर्शित कर सके। और कह रहे हैं कि इस स्टेज पर बच्चे को क्या है, पहले तो यह देखा जाता है, उसका परीक्षण लिया जाता है कि वह क्रिया को कितने शुद्धता के साथ कर रहा है। तो इसकी भी दोस्तों 3 विधियां हैं। कौन कौन सी, एक तो है अभ्यास। अभ्यास मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर अभ्यास अभी हमने कहाँ करा था, मेंटेनेंस अनुकरण अभ्यास नहीं करा था शायद, ये था बार बार अभ्यास कराना, किया है यहाँ पर। मेंटेनेंस की हमने अभ्यास करना, मेंटेनेंस की जो विधियां हैं यहाँ पर हमने किया है। ठीक है, तो अभ्यास का आप समझते हैं कि किसी भी बच्चे को तब तक किसी कार्य की प्रैक्टिस कराएंगे तब तक उसको ठीक अच्छी तरीके से ना आ जाए, निपुणता प्राप्त ना कर ले, एक शुद्धता के साथ ना सीख जाए। दूसरा है प्रतिपुष्टि। ये प्रतिपुष्टि नहीं है, यहाँ पर फीडबैक नहीं है, ये प्रतिपुष्ट है। प्रतिपुष्ट, ये आधा सा है और ये ता है, प्रतिपुष्ट। ठीक है ना, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि एक तरीके से मॉनिटरिंग बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, मॉनिटरिंग बोल सकते हैं कि जब छात्र किसी भी कार्य को कर रहा है वहां पर शिक्षक उस कार्य की प्रतिक्रिया को देखेगा या जांच करेगा। ठीक है ना, या एक तरीके से ऑब्जर्वेशन करेगा। इसकी एक ये विधि है कि छात्र करेगा और शिक्षक जो है वहां पर उस चीज की उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखेगा। ठीक है, प्रतिपुष्टि है, यहाँ पर एक मॉनिटरिंग बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तीसरा है दोस्तों पुरस्कार, यानी कि बच्चे को हम सिखाने के लिए क्या है उसको पुरस्कृत करते रहेंगे, एक तरीके से रेनफोर्समेंट देते रहेंगे वहां पर बच्चे के लिए। तो ये 3 विधियां हैं यहाँ पर। ठीक है, चौथा आता है दोस्तों जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यीकरण। जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या है दोस्तों, जब बच्चा किसी कार्य को सीख लेता है और बिना शिक्षक की सहायता के उसे कायम रखने के योग्य हो जाता है तब उसे सामान्यीकरण करना सिखाया जाता है। यानी कि सामान्यीकरण स्टेज पर क्या हो रहा है
यहाँ पर ये कराते हैं कि जब बच्चा किसी कार्य को सीख लेता है, यानी कि कोई भी एक्टिविटी उसने सीख ली। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि बच्चे ने अपना नाम लिखना सीख लिया, ठीक है ना, उसके बिना किसी शिक्षक की सहायता से वह अपना नाम लिख लेता है, ठीक है, तब उसे सामान्यीकरण करना सिखाया जाएगा। अब यह सामान्यीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी स्थिति में सीखा हुआ कार्य या क्रिया या प्रतिक्रिया कोई नई स्थिति में अप्लाई करना, यानी कि नई स्थिति में उसको करना। मान लीजिए उसने कक्षा में नाम लिखना सीख लिया बिना किसी सहायता से, अब वो अगर घर पे जा रहा है, ठीक है ना, उसको कोई वाउचर भरना है, वहां पर अपना नाम लिखना है, अपने फॉर्म में नाम लिखना है, तो वह क्या हो रहा है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में उसका जनरलाइजेशन हो रहा है, यानी कि सामान्यीकरण हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं सामान्यीकरण एक ऐसी क्रिया है, प्रक्रिया है जिसमें बच्चा किसी स्थिति में सीखा हुआ कार्य नई परिस्थिति में या वातावरण में उसको अप्लाई करता है या करता है, तो वह कार्य क्या कहलाता है, जनरलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं तब उसे सामान्यीकरण करना सिखाया जाता है। इसमें बच्चे को जिस स्थिति में कार्य सिखाया गया था उस स्थिति से अलग स्थिति में उसे कार्य करना सिखाया जाता है। यानी कि जिस स्थिति का मतलब है यहाँ पर कक्षा में सिखाया गया था, एक तरीके से ले लीजिए एग्जांपल के लिए कि बच्चे को कक्षा में कार्य सिखाया गया था, उस कार्य को अलग स्थिति में, यहाँ पर हम कह सकते हैं घर पर अलग स्थिति में कार्य करना सिखाया जाता है, ठीक है। वही कार्य बच्चा अलग वस्तुओं से भी कर सके। अब ये अलग वस्तुओं से मतलब ये हो गया, बच्चे ने क्या करा, मान लीजिए किस 1 to 1 का एक ले लेते हैं हम, ठीक है। बच्चे ने काउंटिंग, मीनिंगफुल काउंटिंग बहुत सारी चीजों से ली, जिसमें हमने क्या क्या लिया, बहुत सारे कलरफुल पजल्स थे, ठीक है ना। कलरफुल पजल्स के बाद उसने बहुत सारी वास्तविक वस्तुओं से मीनिंगफुल काउंटिंग करना सीखा 1 से लेके 10 तक। लेकिन उसके बाद जब वह घर गया तो वहां पर उसके लिए पजल्स नहीं मिले, लेकिन उसने अपनी उंगलियों के माध्यम से उनको कर लिया, यानी कि मीनिंगफुल काउंटिंग कर लिया 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से अगर उसने मीनिंगफुल काउंटिंग कर लिया तो वे कह रहे हैं वही कार्य बच्चा अलग वस्तुओं से भी कर सके। उसको ये सिखाया जाता है कि जिस स्थिति में कार्य सिखाया गया है, ठीक है ना, उस स्थिति से अलग अलग स्थिति में कार्य करना सिखाना, अलग अलग वस्तुओं से कार्य करना सिखाना, यानी कि वह किसी भी सीखी हुई चीज को नई परिस्थितियों में कर सके, ठीक है ना। इसकी जो विधियां हैं कौन कौन सी है, एक तो प्रतिक्रिया सामान्यीकरण और दूसरा है उद्दीपक सामान्यीकरण। एक तरीके से ये सामान्यीकरण के प्रकार हैं दोस्तों, क्योंकि सामान्यीकरण तो हर जगह कराया जाता है, ठीक है ना, हमेशा हम अपनी लाइफ में बहुत जनरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब प्रतिक्रिया सामान्यीकरण क्या है दोस्तों, देखिए प्रतिक्रिया सामान्यीकरण बच्चों को किसी भी क्रिया को सिखाने के उपरांत अगर उसी प्रकार की क्रिया दूसरे वातावरण में मिलता है या मिलती है तो उस वातावरण में बच्चा उस कार्य को कर लेता है। यानी कि प्रतिक्रिया वातावरण में सामान्यीकरण में क्या होगा, जब बच्चे को हमने कोई भी एक्टिविटी सिखाई है उस एक्टिविटी के अनुसार वह जो प्रतिक्रिया उसने की है उस एक्टिविटी में, वह प्रतिक्रिया कोई दूसरे वातावरण में, यानी कि यहाँ मतलब हो गया हमने बच्चे को सिखाया ब्रेड पे जैम लगाना, ठीक है ना, ब्रेड पे जैम लगाना हमने सिखाया, लेकिन जब वह कहीं बाहर जा रहा है, ठीक है ना, तो आने वाले समय में या दूसरे वातावरण में वह क्या करेगा, ब्रेड पे बटर भी लगाना सीख जाएगा, यानी कि बटर लगा सकता है, उस प्रतिक्रिया को वह कर पा रहा है। जबकि पहले उसने जैम लगाना सीखा था, उसके बाद वह बटर लगाना भी सीख गया या रोटियों पे घी लगाना भी सीख गया। तो इस तरीके से क्या किया उसने, प्रतिक्रिया सामान्यीकरण किया, यानी किसी सीखी हुई प्रतिक्रिया का सामान्यीकरण दूसरी परिस्थिति में जाकर किया, जबकि जो वस्तु अलग थी और वातावरण भी अलग था, ठीक है। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है दोस्तों, जब बच्चों को किसी कार्य को सिखा देती है तो सीखने के उपरांत विभिन्न वातावरण में उसकी पहचान कर लेता है। यहाँ पर बच्चा केवल उद्दीपन की उपस्थिति में पहचान कर पाता है, यानी कि जब बच्चे को किसी कार्य को सिखा देते हैं, यानी कि किसी बच्चे को कोई भी कार्य हम सिखा देते हैं तो सीखने के उपरांत विभिन्न वातावरण में उसकी पहचान कर लेता है। यानी कि हमने बच्चे को सिखा दिया 1 से लेकर 5 तक हमने काउंटिंग सिखा दी या A to Z सिखा दिया, तो बच्चा अगर कहीं जाएगा, अगर कहीं भी एक का साइन देखेगा, एप्पल देखेगा या एप्पल ही देखेगा तो कहेगा A for एप्पल, ठीक है ना। तो उसकी विभिन्न वातावरण में उसकी पहचान कर लेगा उद्दीपन के साथ। अब वहां पर एप्पल क्या था, एक उद्दीपन था जो कि कक्षा में टीचर ने पढ़ाया, उसको A for एप्पल होता है, तो उस तरीके से उसने पहचान कर लिया। लेकिन इन्होंने ये कहा है यहाँ पर बच्चा केवल उद्दीपक जो होगा तब उसी उद्दीपक की उपस्थिति में
पहचान पाता है। तो ये था हमारा सामान्य उद्दीपक सामान्यीकरण। तो दोस्तों ये 4 प्रकार की हमारे जो स्टेजेस हैं लर्निंग के, यानी कि सीखने के चरण जो हैं, तो ये 4 थे दोस्तों। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना है। 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। 2 नंबर में कोई भी अर्जन के बारे में पूछ सकते हैं, सतत बनाए रखने के बारे में, लयबद्धता या फिर सामान्यीकरण, ठीक है, ये आएगा। और 2 नंबर में ये भी पूछ लेगा सीखने के चरण कौन कौन से, तो आप चारों के नाम लिखना पड़ेंगे, 4 कौन कौन से, ठीक है। आप उसमें ये पूछ सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेगा, इनमें से 3 पूछेगा और 1 कोई और देगा, तो आपको बताना होगा ये सभी हैं या फिर ये 2 हैं। तो आपको ये याद 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, सत्य में भी वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए ये, और ये हो सकता है आपको 5 नंबर में आ जाए, ठीक है ना। 5 नंबर में भी आपको पूछ सकता है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।